कुछ मेहमान मेरे साथ हैं। हिमांशु भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आलोक जी मेरे साथ हैं, तपन भारती मेरे साथ हैं। हिमांशु जी के पास चलेंगे। हिमांशु जी, जिस बात का जिक्र तपन भारती अंतिम लाइन में कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक संकेत है ये राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, तो क्या वो अपने रास्ते से भटक गए हैं या कहीं ना कहीं वो समझ विपक्ष का बयान सुन लेते हैं। Any question raised by the opposition members. First in English, I want your answer, then in Tamil. मुझे लगता है कि पूरा उनका बयान सुन नहीं पाए, लेकिन मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वेणुगोपाल क्या बोल रहे हैं सुनवा दें। समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो सत्ता पक्ष के लोग बोले, अब विपक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं। विपक्ष के लोग यहां भी सकारात्मक तौर Prime Minister was speaking about the past. He was living in only in past. He was living in Nehru, Indira Gandhi ji, and Rajiv Gandhi ji. Therefore, his problem is his past. He lives in only past. He doesn't speak about future. Leader of opposition spoke about future. Prime Minister spoke about past. But sir, how do you see? He said that government has earned 2,300 crore rupees by selling the scrap which was lying in the various offices of the government. So this is and they are spending this money for the common people. How do you see this? Where the data comes, we don't know. Where is there any data? Government agencies has given any bills? We don't know. हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ कहा वो पास्ट को लेकर कहा, फ्यूचर की बात कर नहीं रहे, और भविष्य की बात अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। 2014 में आए थे तब भी यही बात विपक्ष कर रहा था, तब भी नरेंद्र मोदी के जहन में भविष्य था और उसी रोड प्लान जो कि उनके दिमाग में था, उसी प्लान के तहत वो आगे बढ़ते गए और तमाम सारी चीज़ें आज उन्होंने गिनाई कि हमने अपने 2014 से आने के बाद अभी तक क्या किया और अभी भी क्या करना है, वो भी सब हमारे जहन में है। बस आप देखते जाइए। मनु जी, मैं आपको याद दिलाता हूं 2014 का प्रधानमंत्री का पहला लाल किले से भाषण, और जब उन्होंने बात की स्वच्छता की, सफाई अभियान की, तब इस देश के अंदर विपक्ष बहुत जोर से हंसा था कि स्वच्छता से क्या हो जाएगा। ये 10 साल बाद नरेंद्र भाई ने ये जो आंकड़ा दिया ना जानबूझ के 2300 करोड़, ये उनके मुंह पे एक तमाचा था। उनको बताया कि अगर हम घर स्वच्छ रखेंगे, अपनी गली स्वच्छ रखेंगे, अपना शहर स्वच्छ रखेंगे, तो ये चीजें हमें प्राप्त होगी। दूसरी बात उन्होंने कही जो कहीं पर कोई जिक्र नहीं करता, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि उन्होंने सत्ता संभाली उससे पहले 1,80,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट 11 लाख करोड़ है। यह दर्शाता है कि कितनी प्रगति हुई। अभी ये भाई साहब जो विपक्ष के थे, कोई जो अभी अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे कि मोदी जी पास में बात कर रहे हैं। अरे भैया, पास में क्यों ना बात करें? आपने 55 साल तक गरीबी हटाओ के सूत्र को लेकर इंदिरा मां ने पूरे देश के लोगों से पंजे के ऊपर थप्पे मरवाए थे। तो उसे दिमाग से दूर करने के लिए सही में आपको गरीबी हटानी पड़ेगी, और ये जब हुआ 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाया गया, तो ये सहन करना मुश्किल है। और इसीलिए जब नरेंद्र भाई ये कहते हैं कि बुखार आता है तो लोग तिल मिला जाते हैं, मुझे तो समझ में आता है कि इनको क्या तकलीफ हो रही है। अभी आज भी अगर 55 साल के बाद अगर राहुल गांधी कहे मैं युवा नेता हूं, तो वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। 55 साल की उम्र युवा की नहीं होती, ये बात को उनको समझना पड़ेगा। इसी तरह जब विपक्ष के नेता कुछ बोलते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया आएगी, और ये प्रतिक्रिया को झेलने की जवाबदारी और तैयारी उनको करनी पड़ेगी, जो कि नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1947 के बाद से और उसके 20 साल पहले से ये नेहरू गांधी फैमिली के लिए भारत एक परगना है। भारत जैसे कि उनका सूबा है, वो ऐसा समझते हैं कि इस पे तो मेरा हक है।
और इसीलिए जब आप सुनते हो, आप देखते हो, जी। उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आप देखते हो, संसद के अंदर खड़े होकर जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आधिपत्य से बात करना चाहते हैं। वो सही बात है, वो अच्छी बात है कि यू आर शोइंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, मगर उसके साथ में जब आम आदमी को यह पता लग जाता है कि आप अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तकलीफें पैदा होती है। तकलीफें और पैदा होती है, ये बात आप सही कह रहे बता रहे हैं। थे। ये बात आप सही कह रहे हैं। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, जिस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र हिमांशु भट्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी पिछली जो यूपीए की सरकारें नहीं हैं उनके बहुत सारे चीज़ों को सामने रखते हैं, ये बताने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। और देखिए, मैं इतना साफ गोई से बोलता हूं कि मैं अपनी गलतियां और अपनी कमियों को भी सामने रख रहा हूं। और इस चक्कर में बहुत सारे हिट विकेट भी कर चुके हैं, पेपर फाड़ चुके हैं, बिल फाड़ चुके हैं। और अब तो उन्होंने कह दिया कि भाई यूपीए सरकार भी रोजगार नहीं दे पाई और आप भी नहीं दे पाए। ये क्या है? कि क्या है, उनको जो ब्रीफ होता है, कुछ वो अपनी समझ, कोई समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हम विदेश में पढ़े हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी सरकार, अपने लोगों के बारे में तो वो उन लोगों से बात ही नहीं करते कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया। दूसरा, अभी जैसे उनकी पार्टी की तरफ से वेणुगोपाल और उनके जो दूसरे साथी जो बोल रहे थे, इसलिए उसका जिक्र आवश्यक है मनोज जी, क्योंकि ये भी राहुल गांधी की ब्रीफिंग है। देखिए, ये पीछे की बात कर रहे हैं। ये सही है कि राहुल गांधी ने कल ये कहा कि हम यदि हो तो हम इस राष्ट्रपति के भाषण में ये बातें करते, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई, जब आप थे 10 साल 20 साल सांसद भी रहे हैं, वो कुछ किया नहीं। मोदी जी ने तो आगे के लिए बताया, कितने मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं, कितनी सड़कें बन रही है, कितना विकसित भारत की जो सपना और जितनी कल्पना और जितने आगे सामने रखा, जितने बड़े पैमाने पर विदेशी, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कल भी उन्होंने छात्रों से बात की थी, भविष्य वालों से बात किया ना, उन्होंने जाकर के कोई वो नहीं किया। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो आमने सामने दिखता है वो भी नहीं देखते। पढ़ने का तो जिक्र उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने कर दिया कि पढ़ लिया करें, नाम नहीं लिए, उसके बाद हम भी नाम ले या न ले, हर एक को हम यही कहते हैं कि भाई कोई बैकग्राउंड पढ़ा हो। जैसा अभी आप जो कह रहे हैं कि पुरानी बात तो कह ही रहे, अपनी सरकार में भी वो उन लोगों से, मतलब मैं तो कई बड़े नेताओं से मेरा तब भी संवाद रहा, आज भी रहता है थोड़ा, तो उन लोगों को कहते हैं कि भाई हमारी तो सुनते नहीं है। कितने कांग्रेस के लोग छोड़ के गए, जो राजीव गांधी के समय के लोग थे वही सब छोड़ करके चले गए हैं। आप तो मध्य प्रदेश के, आप जानते हैं सुरेश पचौरी कितना लायल मतलब थे, वो कार्मिक मंत्रालय, कई मंत्रालय डिफेंस में भी हो रहे, कई डिफेंस के डील की जानकारी उनको हो गई, वो तंग आ गए। हम लॉयल्टी, वो जब यूथ के थे तब से आप वो हम जानते हैं उनको। ऐसे कितने लोग, आप जितिन प्रसाद देखे, देवड़ा परिवार जो कोषाध्यक्ष जो सारा पैसा लाते थे, अब वो एक बार राहुल गांधी के बड़े करीबी रहे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप गिनती जितने आप कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग बेचारे मजबूरी में अभी हैं, मनीष तिवारी, लेकिन मनीष तिवारी को कहाँ महत्व मिल रहा है? मनीष तिवारी को लोकसभा में नेता होना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। राहुल गांधी होंगे परिवार के, मनीष तिवारी यदि अच्छा काम करते थे, उनके पिता को आतंकवाद से प्रभावित हुए थे और वो यदि कर रहे हैं, उनका अनुभव था। कमलनाथ तो मनमोहन सिंह के समय में झेलने को तैयार नहीं थे राहुल गांधी, खाली जब उस समय मुख्यमंत्री बने, उनकी अपनी मर्जी चलने दिया तो राहुल गांधी तो बात ही नहीं करते थे। दिक्कत क्या है कि ये सब नेताओं को उत्तर प्रदेश में कोई नाम ही नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका, राहुल, सोनिया जी, इसके अलावा कोई नाम अध्यक्ष का बता सकता है कोई? किसी को नाम ही नहीं। कभी कोई बनता है, अजय राय बने, कितनी पार्टियों में जा चुके हैं वो, और अजय राय के कहने से बने तो क्या हुआ? अभी आप पूरे विधानसभा उपचुनाव में खड़ा नहीं कर सकते, और यहाँ आप कहते हैं देश नीति में गड़बड़ है, राष्ट्रीय नीति में गड़बड़ है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपने जो सवाल किया, राहुल गांधी नहीं, उनकी पार्टी के लोगों को भी वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं। केजरीवाल के साथ है कि नहीं है, कल साबित हो रहा है ना। उन्होंने उतना उन पर हमला किया और फिर क्या गठबंधन हमारा जारी रहेगा? चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता दीदी हो, शरद पवार हो, सबको ऐसा लुका छुपी का खेल करते हैं, कब उनके दुश्मन हो जाते हैं, रात को सुबह उठ करके दोस्त हो जाते हैं। तो आप ये बताइए, सपनों से राजनीति चलाने वाले वो जब सामना करेंगे तो पब्लिक के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें रखी हैं, वो एक दूर उसका संदेश जाएगा। केवल दिल्ली, वैसे तपन भारती जी कह रहे थे, लेकिन बहस समाप्त होने के बाद आज ही बोलना उनका आवश्यक था। जब बहस जब खत्म होती है तो उसमें प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। और मैंने चूंकि उन्होंने कहा 2 दिन से बहस चली, लगातार सबको बोलने के अवसर मिले, जितनी आलोचना हो सकती थी हुई। राहुल गांधी भी कल बोले, इसलिए मुझे लगता है कि केवल चुनाव नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार या दिल्ली के चुनाव के लिए 12 लाख का फायदा क्या खाली सरकारी कर्मचारी को मिलता है?
12 लाख यदि टैक्स पे माफ़ है, या दूसरे वो जो रियायतें हैं, या किसानों की जो योजनाएं हैं, या लेहल की है, स्कूल की है, एजुकेशन की है, साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, ये सब तो आगे पूरे देश को उसका फ़ायदा हो रहा है। चुनाव तो कल है, फिर चुनाव होगा, और इसीलिए मैं तो कल किसी ने अच्छा कहा है कि एक देश एक चुनाव को तैयार हो जाए ना, तो आप मोदी जी पे आरोप तो नहीं लगाएंगे ना कि भाई आप चुनाव आता है तब आप घोषणा करते हैं। आप कर लीजिए अगले, वो तो प्रस्ताव ला के तैयार बैठे। समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव, इस पर अपोजिशन क्यों नहीं एक हो जाता? भाई आप जब ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है, जाति का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, समान नागरिकता। जाति को लेकर के जितना बैकवर्ड, दलित, आदिवासी देश के शीर्षस्थ पदों पर जब है, ऐसी स्थिति में उड़ीसा से लेके, राजस्थान से लेके, प्रधानमंत्री गुजरात, उत्तर प्रदेश, आप ये देखिए कि जो नेतृत्व है, इतना विविधता वाले देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है, क्या जनता नहीं समझती है कि कहाँ से आई हैं? अभी आपने देखा हो अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में उसी गांव के आसपास जहाँ से राष्ट्रपति आई, वो वहाँ के युवा उसके मन में कितना उत्साह जो भरा, और उसने जवाब इतने अच्छे दिए, अच्छा खासा प्राइज लेके गई। आज उस उड़ीसा में इसलिए बीजेपी को समर्थन मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि कोई टैक्स में माफ हुआ था। उड़ीसा में जितना लहर आई, मध्य प्रदेश में जिस तरह लहर आई, उसका नतीजा हरियाणा में और महाराष्ट्र में दिखाई दिया। और इसलिए दिल्ली का चुनाव या बिहार का चुनाव, मुझे लगता है कि मोदी जी इस बात की परवाह नहीं करते कि हारे या जीते, एक काम करते जाइए और एक इतिहास में एक भविष्य के लिए 2047 का विकसित भारत और आपको उसकी योजना है। और आपको इस देश की नब्ज को समझना होगा, इस देश के वर्ग की नब्ज को समझना होगा। आप नब्ज को बिना समझे हुए आप राजनीति करना चाहते हैं। हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल था, हर आदमी इस बात का जिक्र कर रहा था कि साहब कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि आपने नब्ज पकड़ने की कोशिश नहीं की, आप नीचे गए। आप जब चुनाव होता है किसी भी राज्य में, तो आपकी पार्टी में लड़ाई इस बात की होने लगती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्रालय आप पहले से बांटने लगते हैं, जबकि आप वो संदेश नहीं दे पाते जो नीचे जमीन पर जनता को चाहिए होता है। यह एक बड़ा संकट है। तपन भारती मेरे साथ मौजूद है। तपन भारती साहब, तीसरा लोकसभा चुनाव विपक्ष हारा है, इंडिया गठबंधन बनता है। इंडिया गठबंधन पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी 2014 में भी वही बातें उठा रहे थे, आज भी वही बातें उठा रहे हैं, परिणाम उनके सामने हैं, और ये जानते हैं कि 3 लोकसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया। आप उस मर्म को नहीं समझ पा रहे, फिर भी बातें वही हैं। वो अपनी बातों से टस से मस होना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो इस देश के मर्म को समझना नहीं चाहते। मनोज जी, एक कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया है, आज ही शायद दिया है, कि राहुल गांधी हीरा हैं, वो अपने को तराश रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो तराशे नहीं जा चुके हैं, तराशने में थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी बात है कि राहुल गांधी के मन में पीड़ा है कि वो 2 टर्म से प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो अब अगले इलेक्शन पर उनका ध्यान है, जो 29 में शायद होगा, 2029 में, 2029 के ऊपर उनका लक्ष्य है कि किसी तरह, और विपक्ष का नेता बनने के बाद थोड़ा सा इस बार देख रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है। क्योंकि पहले उनको 10% का जो फिगर था कि विपक्ष का नेता तभी बन सकते हैं जब 10% की औपचारिकता पूरी करें उनकी पार्टी के सांसद, इस बार 10% उनका हो गया, तो विपक्ष के नेता का दर्जा उनको मिला। तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर में काफी बढ़ा। लेकिन कई बातें हैं, हम तो पत्रकार हैं, और आलोक जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के सामने हम लोगों ने काम सीखा, प्रधानमंत्रियों को नजदीक से देखा। उसमें ऐसा है कि देखिए, आप जब बोलते हैं ना, तो पूरा आज के मीडिया के जमाने में ट्रंप ने या एलन मस्क ने क्या बोला, 2 सेकंड नहीं लगता है कि हमारे मोबाइल पर आ जाता है कि एलन मस्क ने और ट्रंप ने क्या बोला और क्या काम हुआ। उसी तरह प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता यदि कुछ बोलते हैं तो वो खबर भी विदेशों तक जाती है, और विदेश में ऐसी चीज जाए, ऐसी जानकारी जाए जिससे हमारे देश का अहित हो। जैसे चीन का मसला है, या गरीबी के मसले पर हम जब बहस करते हैं तो तथ्य से हटकर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, मंच पर। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता की भी जवाबदेही बनती है कि हम ऐसा सोच समझ के बयान दें। और देश जो है ना, पूरी दुनिया अभी आर्थिक सुस्ती के डर से
घबराई हुई है कि कहीं आर्थिक स्थिति मंदी में न तब्दील हो जाए। तो सरकार भी सोच समझ के कदम उठा रही है। बजट में जो पेश किया गया, हो सकता है विपक्ष को अच्छा नहीं लगा हो कि मिडिल क्लास को, देखिए बजट के पहले तो केजरीवाल ने और तमाम लोगों ने क्या कहा, मिडिल क्लास को सरकार नजरअंदाज कर रही है। जब दे दिया तो कहा कि भाई मिडिल क्लास पर मेहरबानी किया। मतलब आप और संतुष्ट होना दूसरों नहीं को चाहते, छोड़ लेकिन दिया। ये बात सही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या सेना का मामला हो, उसे राजनीति से दूर रखना चाहिए तब जब सुदूर दूसरे देशों में उसका गलत संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि कल एक और संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाला है। कल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री।